कंसंट्रेशन, जिसमें अब मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेशर का इफेक्ट होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों पे, इस तरह कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है। ठीक है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे होता है कि कंसंट्रेशन, कोई भी सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड, और कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द कंज्यूम करे जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है उसे रिएक्टेंट की, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा रिएक्टेंट साइड। ये कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करे, और जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड करेगा। सही है। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बेस्ड करता है फिर टाइप ऑफ रिएक्शन पे, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर एक केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मींस वो एक रिएक्शन में हीट इवॉल्व कर रहा है, हीट इवॉल्व करेगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो मतलब उसका तो काम बढ़ा दिया हमने ऑलरेडी। उस रिएक्शन को क्या करना है, स्लाइड शो नहीं हो रही, एक मिनट। जी अब हो रही होगी, चेक इट नाउ। ओके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अब देखिए, एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ही तब होगा जब वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हीट इवॉल्व हो। सही है। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन को हमने भी हीट प्रोवाइड कर दी, हमने बर्नर जला के रख दिया नीचे, या फिर हमने किसी भी तरह हीट अप्लाई कर दी उस पे, तो उसका तो हमने काम बढ़ा दिया। ऑलरेडी उसने हीट इवॉल्व करनी थी, अब वो अपनी हीट भी इवॉल्व करेगा, साथ में प्लस में जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं अब उसे वो भी इवॉल्व करनी है। तो इससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे एक्सोथर्मिक का, तो जो इक्विलिब्रियम है वो रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है। ठीक है। अब उन्हें एनर्जी मिलेगी तो ही वो परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन की तो फेवर हो जाएगी अगर हमने हीट अप्लाई कर दी तो। जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। एंडोथर्मिक है, हीट लेगा तो प्रोसीड करेगा, और हमने हीट दे दी तो मतलब हमने तो फेवर का काम कर दिया ना रिएक्टेंट की। फिर वो रिएक्टेंट जो है वो फॉरवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा, वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, स्पीड अप हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। प्रेशर का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस कम होगी, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे पता चलेंगे, कोएफिशिएंट से, सिंपल। कोएफिशिएंट आपने काउंट कर लेने हैं कितने हैं। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जहाँ कम नंबर है वहां शिफ्ट होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है जहाँ ज्यादा नंबर है वहां शिफ्ट होगा। अब एक और चीज होती है केमिकल रिएक्शन में, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपने बायो में ही पढ़े होंगे, एंजाइम जो बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन में हेल्प आउट करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है। इसकी आम एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आप एक जगह जा रहे हैं, एक जगह से किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, और आप कोई लॉन्ग वे से ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक आपको रास्ते में कोई बंदा मिलता है और कहते हैं जी ये शॉर्टकट है, आप इससे जाएं जल्दी पहुंच जाएंगे। देन आप वो शॉर्टकट ऑप्ट करते हैं और आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो कैटलिस्ट का काम यही है, एक नया पाथवे प्रोवाइड करता है जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए हो, और उस पाथवे से गुजर के केमिकल रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाता है। तो क्या कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं।
और कैटलिस्ट के डालने से, कैटलिस्ट यूज करने से इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बस सिर्फ इतना होगा कि इक्विलिब्रियम जो हमें 5 मिनट में मिलना था वो इक्विलिब्रियम हमें 2 मिनट में मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा बिकॉज दोनों रिएक्शन स्पीड अप होंगे। ठीक है। नाउ देयर इज फ्यू एमसीक्यूज, लेट्स सॉल्व इट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी एंड नहीं हुआ, अभी हमारा एक टॉपिक एंड हुआ है, रिमेनिंग टॉपिक अभी हमने कवर करने हैं। सो बी एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट द डायनामिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से। व्हाट डू यू थिंक? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, काइंडली जल्दी रिस्पॉन्स करें ताकि हम कंटिन्यू करें। नो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। क्लोज कंटेनर में होगा। देखिए, इक्विलिब्रियम है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब एक जगह में होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तभी तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होगा। मैंने आपको बताया ना कि इसमें से प्रोडक्ट निकालने का एक ही तरीका है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनती है उसे आप सिस्टम से अलग कर लें। तो आपने ये बताना है कि विच स्टेटमेंट इज नो, बी भी सही है। आपने ये बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। क्लोज कंटेनर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इक्वल होगा। दोनों रेट इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा ना। जिरपाना, यू आर राइट। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल कम है, प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल स्ट्रेस से, प्रेशर से फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। तो डी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आपने केसी का फॉर्मूला लिखना है, केसी का फॉर्मूला बताना है सेकंड में, विच वन इज करेक्ट। इसका तरीका क्या है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? NO एंड H2O। कोएफिशिएंट क्या है? 4 एंड 6। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? हम अपने सब्सटेंसेस लिखते हैं, और जो कोएफिशिएंट है वो हम पावर में दे देते हैं। अब आपने इन सब में ये चेक करना है कि एक्यूरेट कौन सा है, बिल्कुल ठीक कौन सा फॉर्मूला है केसी का। वेरी गुड Ahad, you are very right. A is correct answer because product by reactant and coefficient भी equal है, 4, 6, 4, 5। ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट है, दिस इज रॉन्ग। ये भी रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट है, दिस इज रॉन्ग। ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है लेकिन इसमें कोएफिशिएंट पावर में नहीं दिए हुए, साथ ही लिखे हुए हैं, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड। So now third question is, a reaction which is never goes to completion is known as reversible reaction। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसका, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसे हम कैसे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से, सिंगल एरो से, डबल एरो से, या डबल स्ट्रेट लाइन से? सी, डबल एरो। बिल्कुल, वेरी गुड, डबल एरो से। अच्छा जी। फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर डीएम क्यूब।
ये भी आपको बता देती हूँ, एक नई चीज है। मोल पर डीएम क्यूब, ये कंसंट्रेशन यूनिट होता है। जी, डबल एरो, ठीक है। वेरी गुड एंड वेरी फास्ट। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। केसी का यूनिट कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखें, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, इसे सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इनकी मोल रेशो निकाल लें पहले। फर्स्ट वन की क्या आ रही है जी नाम, मोल रेशो इसकी आ रही है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हम करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2/4। ये फर्स्ट वन, दो प्रोडक्ट में है, 3 and 1/4 रिएक्टेंट में है। 2/4, 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, रिमेनिंग इसका जो आंसर बचेगा दैट विल बी 1/2। सही है, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो होगा 1/मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि टू टू बच रहा है नीचे, इसलिए। ठीक है, स्क्वायर। सही है। अब अगर हम इसकी बात करें तो देयर इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये यहाँ पर है जी 2/2। 2/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0, मतलब इसमें नो यूनिट होगा। नो यूनिट। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि किस में यूनिट है ही नहीं, तो इसमें नो यूनिट होगा। एंड इसमें चेक करते हैं जी, 2/2 है, ये भी 2/2 होगा। 2/2, तो ये भी नो यूनिट होगा। 2/2 किस तरह कि 2 ये एंड 1 + 1 2, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब रह गया ये, यही होगा, बल्कि इसमें भी है 2/2 ही, ये भी 2/2 है। 1 2 1 2, तो 2/2 2/2 2/2, इन तीनों का तो नो यूनिट होगा। तो मोल पर डीएम क्यूब किसका यूनिट बन रहा है, ए का। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, केसी का यूनिट कंसंट्रेशन का किसमें होगा, ए में, बाकी तीनों में कोई भी यूनिट नहीं होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आता है कि फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैज नो यूनिट। अगर नो यूनिट की बात आएगी ना, तो फिर वो नो यूनिट 3 4 नहीं होंगे ना, फिर वो कोई एक ही होगा रिएक्शन में। तो आप ये देखेंगे जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल इक्वल है, वो ही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है केसी, यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट क्या होगा, चलिए ये मुझे अब आप बताएं। ये मैंने इन डिटेल समझा दी है। अब ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, आप बताएं कि इस केमिकल रिएक्शन में केसी का यूनिट क्या होगा। बताएं अब मुझे आप। नो यूनिट। वेरी गुड, नो यूनिट। यस, नो यूनिट, क्योंकि देखिए 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर नो यूनिट होगा इसमें। चलिए, अच्छा हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन। सिस्टम कब स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होगा, जब क्यू सी और के सी बराबर हो जाएंगे, जब क्यू सी विल बी ग्रेटर देन के। डी, जी बिल्कुल, डी नो यूनिट सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यू सी इज इक्वल टू के सी, क्यू सी ग्रेटर देन के, क्यू सी इज स्मॉलर देन की। कौन सी स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कौन सी स्टेट हो तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड है। वेरी गुड, ए। ए। बिल्कुल बिल्कुल ए, क्योंकि क्यू सी जब इक्वल हो जाएगा के सी की, जब रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। नो, नन ऑफ दीज नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्यूसी कैन बी डिफाइंड एज, क्यूसी किसे कहते हैं हम, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट
ratio of molar concentration of product and reactant at a specific time, ratio of product and concentration by volume of reactant, या ratio of concentration of product and reactant raised to the power of coefficient. That answer will be no, A. no. B. B is correct answer. आपको मैंने बताया था कि केसी जो है, केसी जो है वो कंप्लीट रिएक्शन का रेशियो होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का। जो क्यूसी है वो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में जब हम मेजर कर रहे हैं ना, जिस समय भी मेजर कर रहे हैं वो होता है। तो ये होगा रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम।